पीएम मोदी ने नशा मुक्त युवा अभियान किया शुरू। 1 करोड़ युवाओं ने लिया संकल्प। नशे के खिलाफ देशव्यापी मुहिम हुई शुरू। 100 सप्ताह तक चलेगा जागरूकता अभियान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पेपर लीक मुद्दे पर सियासत हुई तेज। शिक्षा व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। विधानसभा सत्र को बताया महज औपचारिकता। 4 दिन के सत्र पर उठाए गंभीर सवाल। मायावती ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया। अशोक सिद्धार्थ बसपा से निष्कासित किए गए। रणधीर बेनीवाल पर भी गिरी गाज। भारी बारिश से कई राज्यों में तबाही। केरल में 8 लोगों की मौत। कर्नाटक भूस्खलन में 3 की मौत। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, राज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन देश की बात का। देश की बात में आज देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रील की, जिस पर अब विपक्ष की ओर से कटाक्ष आना शुरू हो गया है। साथ ही बात करेंगे भारी बारिश से देश भर में मची तबाही की। इसी के साथ बात होगी कॉकरोच जनता पार्टी के अगले कदम की। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य देश भर के युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें सामाजिक बदलाव का भागीदार बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस अभियान की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वाराणसी से हुई थी, लेकिन अब ये देशव्यापी आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि काशी से निकला ये विचार अब राष्ट्रीय अभियान का रूप ले चुका है। पीएम मोदी ने बताया कि अभियान के शुभारंभ के दौरान 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया। उन्होंने युवाओं को इस मुहिम का नेतृत्व करता बताते हुए कहा कि भारत की युवा शक्ति ही विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि यह अभियान अगले 100 सप्ताह तक चलेगा। हर रविवार को देश भर में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें कला, संस्कृति, अध्यात्म, सेवा, खेल प्रतियोगिताएं, योग, ध्यान, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैलियां शामिल होंगी। इस अभियान की शुरुआत के साथ ही देश भर में हजारों स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरकार के अनुसार लगभग 10,000 स्थानों पर एक साथ गतिविधियां हुई, जिनमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की है कि वो नशे के खिलाफ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने, अपने परिवार, दोस्तों तथा समाज में सभी लोगों को इसके लिए जागरूक करें, ताकि समाज भी इससे प्रभावित होकर समाज में सुधार के लिए और त्वरित और सही कदम उठा सके। पीएम मोदी ने के एक वीडियो संदेश के बाद छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि छात्रों को प्रधानमंत्री की माफ़ी की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री को उन छात्रों और परिवारों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके भविष्य पर पेपर लीक और परीक्षा संबंधी समस्याओं का असर पड़ा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और रद्द हुई परीक्षाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों तक मेहनत करने वाले छात्रों का समय, सपने और भविष्य प्रभावित हुआ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बार बार होने वाली ऐसी घटनाएं शिक्षा व्यवस्था की कमियों और भ्रष्टाचार को सामने लाती हैं। कांग्रेस नेता ने अपने बयान में उन परिवारों का भी जिक्र किया जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षा संबंधी परेशानियों के कारण अपने बच्चों को खोया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री ऐसे प्रभावित परिवारों और छात्रों से मिले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को छात्रों की समस्याओं को समझते हुए जवाबदेही तय करनी चाहिए। प्रधानमंत्री के बयान और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बाद पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। विपक्ष सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है, जबकि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधारों के कदमों को लगातार हवाला देती रही है। अब इस पर क्या आगे प्रतिक्रिया रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा।
कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो अपने अगले वीडियो संदेश में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर माफ़ी मांगे। दिपके ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्राओं और नाबालिग लड़कियों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अभिजीत दिपके ने शनिवार को जारी वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अपने अगले संबोधन में लाठीचार्ज को लेकर छात्राओं से माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री केवल वीडियो संदेश के जरिए छात्रों को माफ़ करेंगे या फिर उनके खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर गुजरात के सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने अभिजीत दिपके के परिवार की आर्थिक स्थिति और सीजेपी के कानूनी सहायता कोष की जांच की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों को पत्र भेजकर मामले की जांच की अपील की है। अमित तिवारी ने सवाल उठाया है कि अभिजीत दिपके के पिता भगवान राव दिपके, जो महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनकी आय के आधार पर विदेश में पढ़ाई का खर्च कैसे पूरा हुआ। उन्होंने परिवार की संपत्ति और आय की जांच की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने सीजेपी को मिले कथित 1 करोड़ रुपए के कानूनी सहायता फंड की भी जांच की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा है कि यदि संगठन राजनीतिक गतिविधियां चला रहा है तो क्या वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत है। कपिल सिब्बल द्वारा घोषित 1 करोड़ रुपए के योगदान पर भी जीएसटी नियमों की जांच की मांग की गई है। फिलहाल चुनाव आयोग और संबंधित विभागों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आगे सामने आएंगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंतर मंतर पर टिप्पणी करने के बाद चर्चा में आई 15 वर्षीय छात्रा ने अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि उसका मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया गया, जिसके बाद उसे लगातार धमकी भरे फ़ोन और संदेश मिल रहे हैं। उसने दावा किया कि उसे दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की ओर से माफ़ी दिए जाने के बावजूद पुलिस उसे अपराधी की तरह तलाश कर रही है। उसका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो और उसका परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। छात्रा ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं और अपनी सुरक्षा की मांग की है। छात्रा के मुताबिक अज्ञात नंबरों से लगातार कॉल आ रहे हैं, जिनमें उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसने आरोप लगाया कि कॉल करने वाले उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। छात्र ने कहा कि मोबाइल नंबर सार्वजनिक होने के बाद उसकी परेशानी बढ़ गई है और वो डरी हुई है। बताया जा रहा है कि जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी का वीडियो सामने आने के बाद ये मामला चर्चा में आया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर काफ़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अब छात्रा ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि उसे धमकियों से बचाने के लिए कोई उचित कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये देखना जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की स्थिति ऐसी है कि उसे सिर्फ 4 दिन का ही समय बचा है, इसलिए विधानसभा सत्र भी केवल 4 दिन का रखा गया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार विधानसभा सत्र को केवल औपचारिकता के तौर पर चला रही है। उन्होंने कहा कि सत्र का पहला दिन श्रद्धांजलि में, दूसरा दिन अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जिम्मेदारी से बचने में और तीसरा दिन छात्र आंदोलन के मुद्दे से बचने में और चौथा दिन अन्य विवादों से बचते हुए सत्र खत्म करने में निकल जाएगा। सपा प्रमुख ने कहा कि विधानसभा में उनकी पार्टी के विधायक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली दरों, एक्सप्रेसवे और जौहर विश्वविद्यालय जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी सदन में उठाया जाएगा। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि जनता बदलाव चाहती है और भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं लौटेगी। उन्होंने कहा कि सरकार विधानसभा की अहमियत कम कर रही है और केवल संवैधानिक औपचारिकता पूरी कर रही है। अखिलेश यादव ने सरकार से शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर जवाब देने की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ और पार्टी नेता रणधीर सिंह बेनीवाल को तत्काल प्रभाव से बसपा से निष्कासित कर दिया है। मायावती ने स्पष्ट किया है कि दोनों नेताओं की भविष्य में पार्टी में वापसी नहीं होगी। मायावती ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में बताया कि अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ लंबे समय से अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। उन्होंने कहा कि अशोक सिद्धार्थ को पहले महाराष्ट्र में संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वहां तालमेल की कमी और अनुशासन से जुड़े मामलों के कारण उन्हें हटाया गया था। बसपा प्रमुख ने बताया कि इसके बाद उन्हें
दोबारा मौका देते हुए उत्तर प्रदेश के बजाय अन्य राज्यों में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभालने के दौरान भी उनके खिलाफ लगातार शिकायतें आती रहीं। कई बार चेतावनी देने के बाद भी सुधार नहीं होने पर उन्हें सभी पदों से हटाकर अब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरों का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा करना है। वहीं रणधीर सिंह बेनीवाल पर भी कार्रवाई की गई है। मायावती के अनुसार उन्हें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उनके खिलाफ भी अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतें सामने आईं। इसके अलावा बसपा ने राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को फिर से पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया है। मायावती ने कहा है कि पार्टी की नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों को अन्य राज्यों में जिम्मेदारी दी जाएगी और कार्यकर्ताओं को अफवाहों से सतर्क रहने की मायावती ने खास तौर पर एक ये अपील भी की है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दौरान ग्लासगो में भारत के गलत नक्शे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक भारतीय रेस्तरां में भारतीय दल के खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिए गए नैपकिन पर छपे भारत के नक्शे में पूर्वोत्तर राज्यों को नहीं दिखाए जाने पर भारतीय मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने कड़ी आपत्ति जताई। असम की रहने वाली लवलीना बोरगोहेन ने नैपकिन पर बने नक्शे को देखकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत का हर हिस्सा महत्वपूर्ण है और देश के नक्शे को सही तरीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। लवलीना ने कहा कि सिर्फ नैपकिन पर ही नहीं बल्कि रेस्टोरों के बाहर लगे नक्शे में भी पूर्वोत्तर क्षेत्र को सही रूप से नहीं दिखाया गया। इस मामले पर भारतीय मुक्केबाज महासंघ यानी कि BFI ने अध्यक्ष अजय सिंह ने भी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि नक्शे में केवल पूर्वोत्तर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का भी सही चित्रण नहीं किया गया। उन्होंने रेस्तरां प्रबंधन से अपील की है कि गलत नक्शे वाले सभी नैपकिन तुरंत हटाए जाएं और उनकी जगह भारत की संपूर्ण भौगोलिक सीमा को दर्शाने वाली सही नक्शे का इस्तेमाल किया जाए। ये विवाद ग्लासगो के लोकप्रिय भारतीय रेस्तरां मिस्टर सिंहंस इंडिया द होम ऑफ करी से जुड़ा है। ये रेस्तरां पिछले कई वर्षों से संचालित है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों व मेहमानों की मेजबानी करता रहा है। हालांकि विवाद सामने आने के बाद रेस्तरां प्रबंधन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद अब ये विवाद और गहरा गया है। इसके अलग आपको बता दें कि भारत ने मुक्केबाजी में रिकॉर्ड 10 पदक हासिल किए हैं, जिसमें 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक शामिल हैं। खेल उपलब्धियों के बीच भारत के नक्शे को लेकर उठाए विवाद अब लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। जनस्वराज के सूत्रधार और बांकीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना किसी स्पष्ट कारण के हिरासत में लिया गया, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। प्रशांत किशोर ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के दौरान पटना के नौबतपुर, फतुहा, कंकड़बाग समेत कई क्षेत्रों से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। उनका आरोप है कि कई मामलों में सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई की और हिरासत में लेने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी अपराध, चोरी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करना है, लेकिन चुनाव के समय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दबाव में काम करने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये भी कहा कि जक्कनपुर थाना क्षेत्र से भी 4 लोगों को पकड़ा गया था, जिनमें 90 वर्षीय फेकू पासवान भी शामिल थे, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। वहीं बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जनस्वराज नेता की मांग है कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को जल्द रिहा किया जाए और पूरे मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाए। तो मेरा यही सवाल है कि कुल 54 लोग जनस्वराज से जुड़े हुए कार्यकर्ता, समर्थक, नेता 54 लोग कल परसों में अरेस्ट हुए हैं, डिटेन किए गए। एसएसपी कार्यालय को जारी करना चाहिए कि भाजपा से जुड़े हुए कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया है। एक भी भाजपा का आदमी डिटेन नहीं हुआ, एक भी भाजपा का नेता अरेस्ट नहीं हुआ यह है कि आगे आगे भाजपा के लोग चल रहे थे और जिनको जिनको वो चिन्हित कर रहे थे उनको पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे थे, डिटेन कर रहे थे। ये पुलिस प्रशासन का नंगा नाच हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और हम लोग बिहार के ही हैं, आप सब बिहार के पत्रकार हैं। 20 वर्ष का नीतीश कुमार के राज में इस तरह का प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग हम लोगों ने कही। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC की कार्यप्रणाली को लेकर छात्र संगठन छात्र सत्याग्रह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के सामने कई अहम मांगे रखी हैं।
संगठन ने बीएसएससी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग करते हुए कहा कि आयोग को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और पूरी तरह जवाबदेह बनाया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। छात्र सत्याग्रह, छात्रों का जो दयनीय स्थिति है वो पीड़ादायक है और उनकी जो वेदना है सड़कों पे देखी जा रही है, सोशल मीडिया पे देखी जा रही है। इस मुद्दे को बिहार जिस तरीके से लगातार जो सिस्टम है यहाँ के छात्रों को जिस तरीके से ठग रहा है, इसके मुद्दे को हम खड़ा करके छात्र सत्याग्रह की शुरुआत की है। और छात्र सत्याग्रह में हमने देखा है कि बिहार में बीएसएससी एक ऐसा साधन है जो सबसे ज्यादा तकरीबन 80% नियुक्तियां एसएससी के द्वारा होती है। लेकिन विडंबना इस बात का है कि जब से 2002 से जब एसएससी बिहार में बना है तब से लेकर आज तक में लगभग 15 बार पेपर लीक हो चुका है। और जब पेपर लीक होता है तो सरकार हो या सिस्टम हो, कोई भी नैतिक रूप से ना तो जिम्मेदारी लेती है ना ही कार्यवाही होती है। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई राज्यों में बाढ़, जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है। केरल और कर्नाटक में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल में बारिश ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। राज्य में वर्षा जनित हादसों में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन, जलभराव और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। राज्य में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 196 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए 209 राहत शिविर बनाए हैं, जहां करीब 5792 लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। कर्नाटक में भी हालात बेहद खराब हैं, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस और आपदा राहत टीमें लगातार मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चला रही हैं। लेकिन इसी के साथ बाकी अन्य राज्यों की बात करें तो वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की महत्वाकांक्षी उज्ज बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। परियोजना का संशोधित सर्वे पूरा कर लिया गया है और अब हदबंदी की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य उज्ज दरिया के पानी का अधिकतम इस्तेमाल भारत में करना है, जो वर्तमान में बहकर पाकिस्तान की ओर चला जाता है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति पहले ही इस परियोजना को मंजूरी दे चुकी है। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतिम स्वीकृति के बाद परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जल्द कठुआ पहुंचकर आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। करीब 11,907 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में पीने के प्रबंधन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। योजना के तहत उज्ज दरिया के करीब 95% पानी का इस्तेमाल भारत में करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना की जल संग्रहण क्षमता लगभग 900 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी, जिसमें करीब 500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जम्मू कश्मीर की ज़रूरतों के लिए, 400 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पंजाब को उपलब्ध कराया जाएगा। सूत्रों के अनुसार उज्ज दरिया से पंजाब में पानी की आपूर्ति के लिए रंजीत सागर बांध तक एक सीधी नहर बनाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। इसी के साथ उज्ज परियोजना के डिजाइन में वर्ष 2022 में बदलाव किया गया था। पहले परियोजना बिजली उत्पादन पर केंद्रित थी, लेकिन अब इसे जल प्रबंधन पर आधारित बनाया जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी मोनू उर्फ गुल्लू की हत्या का मामला प्रेम प्रसंग और पुरानी दोस्ती में आई दरार से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बागपत के ककड़ीपुर गांव निवासी 22 वर्षीय मोनू की कांदला क्षेत्र के नाला गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका शव गन्ने के खेत में मिला था। पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी कार्तिक और मोनू कभी बेहद अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों कई कबड्डी प्रतियोगिताओं में साथ खेल चुके थे और एक प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश भी गए थे। लेकिन कार्तिक की चचेरी बहन और मोनू के बीच कथित प्रेम संबंध की जानकारी मिलने के बाद दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। पुलिस के अनुसार कार्तिक ने पूछताछ में बताया कि उसकी चचेरी बहन उसके मोबाइल फ़ोन से इंस्टाग्राम पर मोनू से बातचीत करती थी। युवती ने कथित तौर पर चौधरी नाम से एक फर्जी आईडी बनाई थी। जब कार्तिक को इस बात की जानकारी हुई तो उसने बहन को मोनू से बातचीत बंद करने के लिए कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उसने हत्या की साजिश रची। पुलिस का दावा है कि कार्तिक ने अपने ताऊ ओमपाल और 2 साथियों सत्यम व अर्जुन के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।
आरोपियों ने 3 तमंचों का इंतजाम किया। मोनू जब बाइक से नाला गांव की ओर जा रहा था तभी उसे घेर कर गोली मार दी गई और शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन और मौके से मिले सबूतों के आधार पर कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने कार्तिक और ओमपाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है और फिलहाल इस मामले में और भी आरोपियों की तलाश जारी है। सावन माह के शुभारंभ के साथ ही कांवड़ यात्रा भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शुरू हो गई है। भगवान शिव के भक्त विभिन्न तीर्थ स्थलों से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, जहां वो शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली एनसीआर में प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं ताकि लाखों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। दिल्ली एनसीआर की सीमाओं से लेकर राजधानी के प्रमुख कांवड़ मार्गों तक जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में कांवड़ियों के विश्राम, भोजन और आवश्यक सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय टीवी की टीम ने एक ऐसे शिविर का जायजा लिया जहां अंतिम चरण का कार्य चल रहा था। सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। वहीं बता दें कि सोमवार से कांवड़ यात्रा भी लेकर कांवड़ियां निकलना शुरू कर देंगे और बहुत से कांवड़ियों की मैं बात करूं तो यात्रा शुरू भी हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में लेकर कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम प्रशासन द्वारा कर दिए हैं, जो कि हर साल हमें देखने को मिलता है। वहीं बता दें जो दिल्ली के आसपास के जो तमाम बॉर्डर है उसको भी लेकर लगातार कांवड़ियों के लिए उनको व्यवस्था देने के लिए तमाम जगहों पर कैंप बनाए जा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस वक्त हम बात की जाए कि आनंद विहार की बात करें कि आने और हाईवे के पास मौजूद है, जो कि यूपी बॉर्डर को टच करता है, यूपी गाजियाबाद को टच करते हुए जहां से कांवड़ियों का जाने का रास्ता है। यहां पर कैंप बनने शुरू हो गए हैं। बता दें कि सोमवार से बात करें कि सावन का पहला सोमवार 3 तारीख को पड़ने वाला है, इसीलिए उससे पहले ही देख रहे हैं कि जोर शोर से पूरी तैयारी चल रही है। आपको दिखाई दे रही होगी। भैया कब तक बन जाएगा कैंप? ये कल तक चालू जाएगा। कल तक चालू हो जाएगा? हाँ जी, कल से चालू जाएगा। यहाँ से बात करें कितने से कितने दूर में टोटल कितने कैंप बने हैं? शास्त्री पार्क तक है। शास्त्री पार्क तक पूरे कैंप बने हुए हैं। क्या क्या कैंप? 3-4 शास्त्री पार्क में। हाँ, क्या क्या कैंप में व्यवस्थाएं हैं कांवड़ियों? सारी में क्या क्या? खाना वाना, पानी वानी सब, लेटना बैठना सब। लेटना बैठना सारी सब व्यवस्था सब। सोमवार से सब तैयार हो जाएगा। हाँ, इसलिए मतलब कल तक पूरी तैयार हो जाएगी। कल पहला सामान है जी। कल पहला सामान है। हाँ, सोमवार को कल है, कल रविवार है, कल तक लेकिन ये पूरा बन जाएगा। हाँ, टेंट बन जाएगा। कल से चालू जाएगा। पूरा टेंट बन हाँ जाएगा। मुकेश बरेली से जैसा कि उन्होंने बताया है कि जो पूरा ये इलाका है यहाँ से लेकर हर कुछ दूरी पर कांवड़ियों के लिए बात करें कि टेंट बनाया गया। हम आपको अंदर भी तस्वीरें दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा बड़े स्पेस में इस टेंट को बनाया गया है, जहाँ सभी व्यवस्थाएं होंगी कांवड़ियों के लिए। लाइट हो गया, पानी की व्यवस्था हो गई, पंखे की व्यवस्था हो गई, रहना खाना कि अगर कांवड़िए इंतज़ार या यहाँ पर ठहराव भी करना चाहेंगे तो आराम से अपनी कर पाएंगे। इसीलिए इतने बड़े स्पेस में कांवड़ियों के लिए ये कैंप बनाया गया है और आगे भी हर कुछ दूरी पर आपको ऐसे कैंप मिल जाएंगे, जो कि प्रशासन द्वारा ये कैंप कांवड़ियों के लिए बनाया गया है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा भी एडवाइजरी जारी कर दिया गया है, खास करके ट्रैफिक को लेकर कि जिन जगहों से कांवड़ियों का जो रूट बनाया गया है डाइवर्जन को लेकर कि उनके लिए अलग से जगह बनाना। इसके अलावा पुलिस की जगह जगह कैंप मौजूद हैं, कैंप में कि कांवड़ियों की मदद के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। इसलिए इसके अलावा जब हमने दिल्ली पुलिस से बात की, सीपी से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार हम डिजिटली भी लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे कि देखिए जब सावन आता है तो साफ तौर पे देखा जाता है कि कांवड़ियों की वजह से कई ट्रैफिक जाम भी देखने को मिलती है जो उनकी यात्रा निकलती है। तो इसीलिए उनके लिए अलग रूट बनाना तमाम प्रशासन द्वारा बात करें कि पहले से ही व्यवस्था कर दी गई है और अब डिजिटली लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस रूट से जो कांवड़ियों की जो यात्रा निकलेगी और कहाँ जाम मिलेगा, उनके लिए अलग से व्यवस्था, रूट डाइवर्जन, तमाम सभी चीज़ों की वेबसाइट के ज़रिए लोगों को पता चल जाएगा कि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और कांवड़ियों को लिए भी बात की जाए कि पूरी कैंप की व्यवस्था कर दी गई है, चाहे सड़क साफ करने से लेकर हो या उनके लिए ठहराव के लिए, रहने के लिए जगह लेकर हो। प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है कि ताकि किसी भी प्रकार से भक्तों को दिक्कत ना हो, कांवड़ियों को, क्योंकि सावन का ये पावन महीना शुरू हो चुका है। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के। फिलहाल के लिए देश की बात में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।